हे हे हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से हो जाती है जीत आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। चलिए इसी के साथ लोगों को ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल 10th के ही बच्चे 10th ही में ये काम आए, ठीक है। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो क्लास 10th से लेकर के बल्कि जितने भी अपर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं या फिर कोई भी कैलकुलेशन जो करते हैं, हम लोग को हर कैलकुलेशंस में जो है ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज है, क्योंकि ये जो है ना आपको फिजिक्स में भी यूज होते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, और इन सारे मैथ में आप 11th 12th और जितने भी बीपीएससी, आईपीएससी, यूपीएससी, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग जिस क्षेत्र में पढ़िए, आपको ये चीज़ जो है ना आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत ही काम आने वाला है, और इसीलिए और साथ साथ में हर चीज़ में इसका यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि ये है आखिर वैसा क्या चीज़। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि दो चर वाला हो लेकिन रैखिक समीकरण है, जो कि ये जो है इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब ही होता है कि वैसा रैखिक बहुपद जिसमें चरों की संख्या जो है दो हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब बताइए, जैसे कि सबसे पहले बात करें कि रैखिक बहुपद, तो पोलिनोमियल चैप्टर्स में हम बताए थे कि मतलब पोलिनोमियल्स को जो बांटे जाते हैं वो एक घात के अनुसार और एक पद के अनुसार। तो जो घात के अनुसार जो बांटे जाते थे उसको तीन टाइप्स होता था। जिसका घात जो है अधिकतम एक होता था उसको क्या बोलते थे, रैखिक बहुपद, और जिसका दो घात होता था उसको क्या बोलते थे, रैखिक मतलब लीनियर पोलिनोमियल, और जिसका पावर दो हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसका घात तीन होता है उसका, जैसे अगर मान लिया जाए ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये हो गया ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपको रैखिक पोलिनोमियल, और ये हो गया ए एक्स क्यू और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो होता था आपको त्रिघात यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल कहने का मतलब वैसा पोलिनोमियल हमको चुनना है, वैसा बहुपद होना चाहिए जिसका घात कितना होना चाहिए, एक, यानी कि इसका घात एक है, इसका घात दो है, इसका घात अधिकतम सबसे बड़ा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब x जो है यहाँ पे ए एक्स यानी x एगो है, लेकिन यहाँ x की जरूरत कितना है, दो जरूरत है। कितने जरूरत है, दो जरूरत है, ठीक है। x और y, अब जैसे a हो गया, y हो गया और प्लस c, तो यानी कि इसको बोलते हैं कि a1 x, और ये व्यापक रूप हो गया कहने का मतलब, ठीक है। क्या ये जो हुआ आपको दो चर वाले, देखिए दो चर कैसे, x हो गया एगो और एक y हो गया, ये दो चर वाले हो गया, ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए इसके लिए इक्वेशन भी दो जरूरत है। अब जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से हम दे दें कि x प्लस वाई और बराबर 7, अब बताइए इसका जो है आंसर क्या होगा, x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप बता सकते हैं, पॉसिबल है। अगर मान लिया जाए x की जगह पे, अगर सपोज मान लिया जाए आप एक बोलते हैं तो y की जगह पे 6 होगा, ठीक है। फिर 2 रखते हैं तो 5 होगा, फिर 3 रखते हैं तो 4 होगा, 4 रखेंगे तो 3 होगा, फिर 5 रखेंगे तो 2 होगा, 6 रखेंगे तो 1 होगा। अब उसके बाद फिर अगर मान लिया जाए फिर माइनस अगर 7 रखते हैं तो माइनस 7 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस 7 हो सकता है। फिर अगर मान लिया जाए माइनस 10 रखेंगे तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रखें तो 7 आ जाए, ठीक है। यानी कि प्लस 3 रखेंगे, प्लस 3 कैसे, यहाँ पे प्लस 13 रखेंगे, ठीक है। 13 में से 10 गया, 17 में से 10 गया 3। इस तरह से आपको तो इतना आंसर हो, कोई छू भी आंसर हो सकता है, यानी एक इक्वेशन से आपको आंसर बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसीलिए अगर मान लिया जाए एक चर वाला समीकरण रहता था, जैसे कि अगर 3x प्लस 4 बराबर 0, तो इसको आप लोग निकाल लेते थे, इधर प्लस में तो माइनस में, और x बराबर क्या हो जाता है, -4/3, यानी कि ये रैखिक जो है आराम से निकाल दिए, इसको आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे अगर दे दिया जाए ऐसे दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब पावर एक ही होना चाहिए, ठीक है, और समीकरण मतलब बराबर कुछ न कुछ हो, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर हम बात करें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, तो बोलेंगे कि रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात अधिकतम एक होना चाहिए, एक है ना, x की पावर 1 y की पावर 1, लेकिन इसमें चरों की संख्या कितना होनी चाहिए, दो। चर मतलब जिसका मान क्या हो, बदलते रहता हो, यानी वेरिएबल हो, ठीक है। क्या है, वेरिएबल। x और y का मान होता है ना, आंसर अलग अलग आता है हमेशा, हम बेसिक में बताया भी थे कि किसको बोलते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको मान बदलता हो तो वो क्या कहा जाता है, यानी कि एक चर नहीं बल्कि दो चर होने चाहिए, एक्स और वाई, और इसके इक्वेशन भी कितने जरूरत है, दो जरूरत है, तभी आंसर आप निकाल पाइएगा, ठीक है।
और इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 आएगा, एगो x का एगो y का। अगर मान लीजिए ऐसे अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन 2x + 3y और -z = 7, और इससे पूछे कि आप x का y का z का आंसर बताइए, तो नहीं बता पाइएगा। इसके लिए कितने इक्वेशन की जरूरत है, 3 इक्वेशन के लिए जरूरत होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे देगा x - 3y + z समथिंग 8, फिर तब भी नहीं आंसर आप निकाल पाइएगा। अगर आपको मान लिया जाए x दे दे, फिर -2y दे दे, +3z दे दे और बराबर 8 दे दे, या फिर 18 दे दे, कुछ भी ऐसा अगर 3 इक्वेशन देगा आपको, तभी आप निकाल पाइएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर जो है जितने चर होंगे उतने समीकरण की जरूरत होगा। तो 2 चर वाले ये है रैखिक, रैखिक मतलब जिसका घात 1 हो, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको जो है हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम सोल्व कितने तरह से करते हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जो है तरीका जो होता है बनाने का, नियम जो है वो मतलब बहुत मोस्ट समझिए कि आज मैं ना एक ऐसा इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन कितना तरह से सोल्व कर सकते हैं वो सारे तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, कि इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। तो अब अगर बात किया जाए कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उन्हें जो सोल्व करने की जो तरीका है वो इन जो है 5 मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 मेथड में एग्जामिनेशन में किसी भी एक मेथड से पूछ देगा। ठीक है, क्या बोलेगा कि बताइए, अगर किसी भी क्वेश्चन अगर लिख दिया जाए इस तरह से x + 3y = 7 और मान लिया जाए 3x और -y = 18, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए बोलेगा कि इसको जो है x y का वैल्यू निकालिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, बोल देगा कि y एलिमिनेशन मेथड से यानी लुप्तीकरण विधि से। इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को जो है सारा मेथड से ही बता दूंगा। ठीक है, तब आप जो है सो कि उसको आराम से चाहे किसी भी मेथड से पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। क्या, तो सारा मेथड जो है हम लोग, जैसे कि अगर बात करें कि क्या क्या मेथड है, तो पहला बाय कंपैरिजन मेथड यानी कि तुलनात्मक विधि बोलते हैं, दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी दूसरा उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है बाय एलिमिनेशन मेथड यानी कि लुप्तीकरण विधि यानी कि छुपा देना, एलिमिनेट करना मतलब ऐसे भी होता है, और तीसरा है चौथा मतलब बाय रेशियो डिटर्मिनेशन अनुपात निर्णय विधि, और पांचवा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वर्ग गुणन विधि। ऐसे आप लोग को नाम से अटपटा टाइप लगाओ, लेकिन आप ये समझिएगा कि 5 नहीं बल्कि 6 मेथड से ही बनाया जाता है। एक होता है ग्राफीय विधि, ठीक है, GRAPH। ठीक है, अब ये ग्राफीय विधि क्या होता है, ग्राफीय विधि। ठीक है, ये जो है इतनी तरह से जो है मतलब कि हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो तब तक कि ये जो है 6 मेथड को आप लोग लिखिए। और फर्स्ट तो आइए आज आप लोगों को मतलब कि इक्वेशन का जो है सोल्व करने के तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तरीका जो मतलब कि जो है भिन्न भिन्न जितने भी वेरियस टाइप के इक्वेशन बनाए जाते हैं, कितने तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारे इक्वेशन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, और किस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, वो आप खुद से बोलिएगा कि नहीं बहुत ही ईजी है, सभी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, आपके लिए जो एप्लीकेबल रहेगा सो, या फिर एग्जामिनेशन में जो पूछेगा वो उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट विधि में लेकर चलता हूँ। वैसे तो 6 विधि मतलब कि जो बताया ही गया। अब फर्स्ट विधि जो है आपको बाय कंपैरिजन मेथड यानी कि तुलनात्मक विधि जो है इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये कंपैरिजन मेथड जो कहा है, कंपैरिजन कहने का मतलब तुलना करना है इसमें। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिया हो रहेगा इस तरह से दिया हो रहेगा कि ये जो है ये 2 क्वेश्चन दिया हो रहेगा, क्योंकि पहले ही बताया गया कि ये जो है ना अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो 2 इक्वेशन होंगे, तो जो क्वेश्चन दिया हो रहेगा उसको फर्स्ट और सेकंड इस तरह से पहले मान लेना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करना है हमको कि अगर कंपैरिजन मेथड से बनाना है तो कंपेयरिंग करना होगा, मतलब इसको हमको क्या करना होगा कि समीकरण फर्स्ट से पहले बनाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, या तो x का वैल्यू निकाल दीजिए या तो y का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, x - 3y = 7, तो 7। अब x बराबर अगर चलेंगे तो अब क्या निकलेगा, 7 तो 7, इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 3y। ठीक है, अब ये x बराबर जो आ गया इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, इसको हम सेकेंड मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे, है ना, इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से फिर चलेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड से अब चलिएगा, तो समीकरण सेकंड क्या है, x - y = 5। ठीक है, अब इसको से भी बनाना चाहिएगा, तो क्या आएगा आपको कि जैसे x बराबर जैसे यहाँ पे निकाले हैं तो यहाँ भी आपको x ही निकालना होगा। ठीक है, तो x निकालिएगा तो क्या आएगा 5 और माइनस में तो इधर प्लस में y हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका 4 हो जाएगा।
अब ये कोई जरूरी नहीं है हम बोले कि x निकाल दिए, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं x यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे y भी निकाल सकते थे, ठीक है। अगर y का वैल्यू निकालते, यहाँ पे y को अलग निकालते, y अलग कर लेते, ठीक है, यहाँ पे जो आता यहाँ पे जो आता इस तरह से मानते, y बराबर यहाँ हो जाता समथिंग, y बराबर समथिंग हो जाता। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि समीकरण जो आया है बन करके ये और ये, ठीक है, तो समीकरण क्या है, थर्ड और फोर्थ को तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, ऐसे भी तुलनात्मक विधि है। तो आप अगर सीबीएसई स्टूडेंट है तो क्या लिखेंगे, क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कंपेयरिंग, ठीक है, या फिर कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। अब उसके बाद जो है थर्ड और फोर्थ क्या है आपको x x, देखिए जैसे अगर LHS बराबर हो जाएगा तो RHS भी जाहिर से बराबर हो जाएगा। 3 और 4 को लेकर चल रहे हैं तो 3 और 4 को देखिए, 3 में क्या है 7 + 3y, फिर इसमें क्या है 5 + y, तो 5 + y हो जाएगा, कोई डाउट। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि y को एक तरफ कर दीजिए, तो 3y तो 3y, इधर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में y, और 5 तो 5, इधर प्लस में है तो कहाँ आएगा, माइनस में आएगा 7। चलिए 3 में से एक y घटेगा ना, तो यहाँ 2y बचेगा। अब यहाँ पे 5 में से 2 गया तो, लेकिन बड़ा 7 है ना, घटेगा क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, छुपा रहता ना प्लस, तो 7 में से 5 क्या हो गया 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, या फिर गुना में तो भागा में गया, ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो y बराबर जब -1 आ गया तो क्या कीजिएगा आप कि किसी में आप रख सकते हैं, तीसरा या चौथा में रखिए आसान होगा, इसमें भी रखिएगा तो आंसर आएगा, इसमें भी रखिएगा तो आंसर आएगा, किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन या तो तीसरा या चौथा में रखते हैं तो आसानी से आ जाएगा। तो समीकरण थर्ड में y बराबर 1 रखने पर, -1 रखने पर, y बराबर जब -1 आ गया ना तो -1 ही रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या है 7 तो 7 और प्लस 3 गुने -1, चलिए 7 तो 7, यहाँ पे 3 गुने 1 की जगह तो माइनस है ना 3 आ जाएगा, और 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, आपको आंसर। इस तरह से लास्ट में करके लिख देना है x बराबर y बराबर, x बराबर क्या आया 4 आया, y बराबर क्या आया -1 आया। इस तरह से आप आंसर दिखा दिया कीजिए, ताकि जो है सो कि जो एग्जामिनर होते हैं, टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो देखें कि ताकि उनका इंप्रेशन बने, आपके मार्क्स जो है पूरा में पूरा मिल जाए, आउट ऑफ आउट मिल सके। चलिए अब नेक्स्ट मेथड, इसी क्वेश्चन को ना सेकंड मेथड से देखिए, प्रतिस्थापन विधि यानी बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता ही है जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह क्या कर देना, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता ही है, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देना। ऐसे भी सोचिए प्रतिस्थापित यानी किसी को निकाल करके दूसरी जगह स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसका सेंस का मतलब हुआ तो तुम जस्ट वही प्रोसेस अपनाएंगे, ये फर्स्ट और सेकंड तो हम हमेशा हर क्वेश्चन में लिख ही देंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको फर्स्ट और सेकंड समीकरण मान लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से जब समीकरण फर्स्ट चलेगा तो x तो x, इसी तरह से यहाँ पे भी x या y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर माने तो लीजिए y का मान निकाल देते हैं, x - 3y बराबर 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे x का भी निकाल सकते थे, ठीक ना। अब अगर मान लिया जाए y को निकालना चाहते हैं तो x तो x, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 7, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, हमेशा यहाँ पे इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 3y, ठीक है। अब इसी तरह से इधर गुना में तो भागा में x - 7 और बट्टे हो जाएगा 3 बराबर y हो जाएगा। ये हो गया आपको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि हमें जिस तरह से, जैसे वहां पे फर्स्ट सेकंड निकाले फिर थर्ड निकाले, यहाँ पे हम निकालना, जैसे x को भी निकाल सकते थे, x बराबर भी निकाल सकते थे खाली, ठीक है, और y बराबर भी निकाल सकते हैं। अब जो आया तो लिख दीजिएगा कि यहाँ पे आप समीकरण सेकंड में चलेंगे, सेकंड में, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में चल दिए, समीकरण सेकंड में क्या करेंगे कि जो समीकरण थर्ड का मान आया है ना उसको रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, ठीक है। अब ऐसा करेंगे क्या, तो जैसे कि ये जो है ना आपका इक्वेशन थर्ड जो है इसको रख देना। पहले देखिए समीकरण सेकंड में, तो समीकरण सेकंड लिखिए x - y = 5। चलिए अब y बराबर y के जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, x तो x और माइनस y के जगह पे जो है वो लिख देंगे, x हो जाएगा -7 हो जाएगा और अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 तो 5 हो जाएगा। यानी कि जो भी है y के जगह पे आया यहाँ पे रख देंगे हम, क्लियर। अब उसके बाद y के बदला आ गया, क्यों, थर्ड में थर्ड का मान रखना था, थर्ड का मान रख दिए। चलिए अब यहाँ पे x के फॉर्म में आ गया, तो इसको इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं एलसीएम, जैसे 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपको 3 आएगा, है ना। चलिए और 1 से भागा दीजिएगा इसी तरह से तो 3x हो जाएगा, और माइनस तो माइनस 3 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो x में मतलब वही चल जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस आपको हो जाएगा
+7 हो जाएगा, और बराबर 5 तो 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई डाउट? देखिए 3x हो जाएगा, फिर इससे किए तो वही हो गया, माइनस तो माइनस। अब अगर मान लिया जाए इस तरह से अगर रहता है x - 7, तो यहाँ पे माइनस से दोनों में ना, और माइनस से गुना कर दिया हम डायरेक्ट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, 3 × 5 = 15, 1 से गुना कीजिएगा वही आ जाएगा। तो 3x में से एगो x गया तो 2 x, और +7 तो +7, और 5 × 3 = 15, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखिए 2x तो 2x, अब यहाँ पे हो जाएगा 15, और इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 7, और 15 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, x बराबर 2x हो गया। अब यहाँ पे x जो है गुना में तो भागा में 8/2 भेज दीजिए, अब काट गया, कितना आ गया 4 आ गया। डायरेक्ट भी काट सकते थे, जो चौक है 8, 2 4 जा 8। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको x बराबर क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। अब जो x बराबर 4 आ गया, अब किसी में भी रख सकते हैं, 3rd में रखिए, 4 में रखिए, 1 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं, दुनिया के जितना भी इक्वेशन है सब आंसर आ जाएगा, दिया हुआ है। अब आसान लेकिन होता है 3rd में, ठीक है। हमेशा 3rd में रखिए, एक ही कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि ज्यादा समझ में आए, ठीक है। बार बार अगर इधर उधर कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो समीकरण 3rd में रखिए। अब सीखिए कि बस सीधा बात कि समीकरण 3rd में फिर से रखने पर, समीकरण 3rd में जो आया है x बराबर 4 रखने पर अब समीकरण 3rd क्या है आपको देखिए, यहाँ पे y ना है, y पहले भी लिख सकते हैं, y बराबर क्या है, x - 7 और बटा 3। चलिए अब यहाँ पे x बराबर रखेंगे ना 4, तो यानी कि 4 और माइनस हो जाएगा 7 और बटा 3। अब 4 में से 7 उल्टा घट रहा है, 7 में से 4 तो हो जाएगा कितना कि हो जाएगा आपको -7 में 4 गया 3 ही ना बचेगा, और बटा 3, 3 से 3 कट गया और माइनस है, तो यानी कि y बराबर कितना आ गया आपको -1 आ गया। और लास्ट में इसीलिए हम बोले कि लास्ट में यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, तो नीचे x और y करके लिख दीजिएगा आंसर जरूर। x बराबर कितना आया आपको 4 आया, ठीक है। y बराबर कितना आया आपको -1। इस तरह से ऐसे करके आंसर दिखा देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को क्लियर पता चल सके। तो ये हुआ आपको सेकंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए तो अब आइए 3rd मेथड में, इक्वेशन का जो सोल्व करने का तरीका, तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड जो है एक ऐसा मेथड है जैसे कि ये बहुत बार जो है ना यूज होने वाला है, मैक्सिमम सबसे अधिक जो है यही चीज को सब कोई जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज जानते हैं, ये इजी भी है, ठीक है। तो ये मेथड को ज्यादा अप्लाई भी किया जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये मेथड भी बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं रटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर जो समझ जाएगा कॉन्सेप्ट वो ना सारे चीज को बहुत ही इजी वे में, मैथ ना बहुत इजी है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि रसमलाई, अगर जितना आराम से खा सकते हो इजी वे में, ठीक है। मजा आएगा जब सीख लीजिएगा तब, ठीक है। जब आपके पास मान लिया जाए किसी चीज के लिए भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में अच्छा से आता है तो पढ़ने में मन लगता है, इंटरेस्ट ज्यादा जागता है, ठीक है। और अगर उसका अप्रोच करने में भी मजा आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका अप्रोच क्या है। तो समझने के लिए सबसे पहले क्या है कि इलिमिनेट का मतलब होता है लुप्तीकरण, यानी कि लुप्त कर देना, ऐसे भी छुपाना है, इसमें क्या है छुपाना है किसी भी को। अगर आप मान लिया जाए हम x को भी छुपा सकते हैं, y को भी छुपा सकते हैं, जो इसमें चर होता है उसको हमको छुपाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए अगर आप मान लिया जाए x को इसमें अगर छुपाना चाहते थे तो कैसे करते, x तो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, अगर नहीं बराबर होता तो बराबर करते, ठीक है। अब अगर सपोज x को हम छुपाना चाहते हैं तो x को अगर छुपाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसके पहले देखेंगे, ठीक है, इसके पहले कौन सा सिंबल है, तो दोनों को पहले कुछ नहीं तो प्लस छुपल है। तो जब सेम सिंबल रहेगा तो क्या करेंगे, अगर सेम रहेगा, क्या रहेगा SAME, अगर सेम सिंबल रहेगा, एक ही सिंबल रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट सिंबल रहेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में, ठीक है। और अगर डिफरेंट सिंबल रहेगा तो जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। ये बातें याद रखिएगा। इसके पहले अगर मान लिया जाए y को अगर बराबर करना चाहते हैं, ठीक है, तो y को बराबर करना चाहते हैं, इसके पहले देखेंगे क्या है -3 माइनस माइनस, सिर्फ सिंबल को हम सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। तो सिंबल माइनस में है तो ये दोनों जो है घटाव का चिन्ह में है, यानी एक ही तरह है, सेम है। जब सिमिलर होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज ऐसे रहता, प्लस और माइनस रहता, तो क्या करते, अगर ये प्लस में है एक माइनस में है, y को अगर हम बराबर करना चाहते हैं, y को छुपाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते घटाते, क्या करते घटाते, ठीक है। अब y को घटाते क्यों, क्योंकि प्लस माइनस से कट जाता, ठीक है। और अगर दोनों सेम सिंबल में अगर घटाव होता है, अलजेब्रा का घटाव होता है, तो नीचे वाला साइन बदलता है तब ना काटेंगे। तो जिसको छुपाना रहता है इसीलिए अगर प्लस प्लस रहेगा तो घटावेंगे, काहे कि समीकरण अगर अलजेब्रा का घटाव होता है नीचे वाला साइन बदलेगा तब ना कटेगा,
चलिए, तो ये बातें अगर समझ में आ गए होंगे तो फिर ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे अगर आप x को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को घटा दीजिए। ठीक है, तो नीचे साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कट गया, इसको इस तरह से ला सकते हैं y का वैल्यू, फिर रख देंगे y का वैल्यू इसमें। या तो फिर क्या कर सकते हैं कि y को भी बराबर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, y को ही बराबर कर सकते हैं। तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दोनों माइनस में है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए दोनों को बराबर करना चाहते हैं, y को आप बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है केवल, तो सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए सपोज यहाँ पे 4 रहता, अब y को बराबर करना है तो इसमें आपको 4 से गुना करना पड़ता, ताकि 4 तिया 12 और 3 चौका 12 हो जाता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले जिसको काटना रहता है तो उसको तो बराबर करेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y जो है क्या है, सिंगल है, यहाँ पे y 3 है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, कि समीकरण फर्स्ट को तो वैसे ही रहने दे रहे हैं, लेकिन इसको दोनों सेम सिंबल है, दोनों सेम सिंबल है तो घटाव होगा, क्या होगा, घटाव होगा। समीकरण सेकंड को 3 से गुना करने पर इतना कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जब ऐसा करेंगे तो समीकरण फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, तो फर्स्ट को ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 3y और बराबर 7। ठीक है, चलिए अब 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, 3x, तो तीनों में गुना करना होगा, 3 से x में गुना किए, फिर 3 से y में, तो कितना हो जाएगा 3y, फिर 3 से 5 में, 3 5 15, तीनों में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो नीचे वाला साइन बदल जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ छुपल है प्लस तो यह भी माइनस हो जाएगा, यहाँ छुपल है प्लस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3y से y कैंसल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस में और माइनस में है ना, 3 टॉफी दिया, 3 टॉफी ले लिया, खत्म। चलिए अब इसी तरह से यहाँ देखें तो इसको घटाएंगे, क्योंकि 3 में से एक प्लस में नहीं छुपल, इसको वैल्यू खत्म। अब यहाँ पे प्लस और माइनस में, तो 3 में से एक गया तो कितना बचेगा, मेहनत अच्छी हो तो रंग लेकिन बड़ा लाती 3 है तो 3 के है, साथ मेहनत माइनस का गहरी काम हो कर तो रहा है, सबको भाती ये वैल्यू है, नहीं है, मेहनत ये वैल्यू नादान है, हो तो टूट तो जाती माइनस है, काम कर रहा है, और इसमें मेहनत माइनस ईमानदारी और लगन अब से इधर क्या होगा, इसी तरह से 15 तो से 7 गया तो ये भी इतिहास बचेगा रच माइनस जाती में। है। इसको मेहनत काटेंगे इतनी माइनस करो से कि माइनस, किस्मत और भी फिर उसके बोल बाद उठे, ले ले 2 बेटा से ये तो काटेंगे तेरा ही तो है। 2 4 जा 8, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो x बराबर 4 आ गया, फिर रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड ही नहीं इसमें है भी, तो समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में क्या रखने पर भाई, x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, 4 रखने पर, चलिए 4 रखते हैं, क्या करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x हो जाएगा, माइनस 3y हो गया, बराबर 7 हो गया। चलिए अब x के जगह पे 4 तो 4 और माइनस 3y तो 3y और बराबर 7 तो बराबर 7। अब 4 तो 4 और इधर प्लस में तो माइनस में 7 आ सकता है, और इधर माइनस में तो प्लस में 3y को अलग कर देना है, अलग कर दिए इधर। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 7 गया, कितना बचेगा, -3, और यहाँ पे हो जाएगा 3y, ये कटेगा तो y बराबर कितना आ गया आपको, -1 हो गया आंसर। ठीक है, इसलिए लास्ट में जरूरी लिख देना है x बराबर और y बराबर, x बराबर 4 आया ना, y बराबर -1, इस तरह से एग्जामिनर को दिखा देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपको थर्ड मेथड है ना, आसान नेट करना होता था पहले। ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है, उसमें x या तो y को खाली बराबर करना रहता था, लेकिन इसको में हर हाल जो है आचार पात के बराबर कर देना है। ठीक है, अनुपात निर्णय में क्या है, अनुपात को बराबर करना है, मतलब अनुपात लाना है, तो अर्थात यहाँ पे जो 7 है 5, 7 और 5 को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को आचार पात बोलते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किए थे। तो इसको 7 और 5 को बराबर करना है, तो क्या करेंगे हम, जस्ट वही अप्लाई करेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब बताइए दोनों को 7 और 5 को बराबर करना है, तो कैसे करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे 5 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 आ जाएगा। इसमें 7 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 और 5 7 35, दोनों बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें किसको बराबर करना है हमको, तो इसमें जो है कांस्टेंट टर्म्स को बराबर किया जाता है। ठीक है, बल्कि लेकिन प्रतिस्थापन विधि में सिर्फ x को बराबर कर सकते थे या तो y को बराबर कर सकते थे। ठीक है, और उसी को छुपा देते थे, हटा देते थे। चलिए इसी को इसी तरह से हटाना है भी, तो अब यहाँ इसके भी पहले क्या है, प्लस है, इसके भी पहले प्लस है, तो सेम सिंबल है तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, अभी जस्ट बताएं। अगर सेम सिंबल रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ताकि नीचे साइन बदलेगा तब ना कटेगा। तो समीकरण फर्स्ट गुने 5 किए, फिर समीकरण सेकंड को क्या किए, 7 से गुना किए। अब घटाएं क्यों, क्योंकि दोनों इसके पहले क्या है, प्लस छुपल है, सेम सिंबल है तो घटाओ का चिन्ह होगा। अगर यहाँ एगो प्लस में रहता है एगो माइनस में रहता तो डायरेक्ट कट जाता है, यानी कि जोड़ते। ठीक है, तो घटाएं क्यों, समझ में आ गया होगा बात।
तो समीकरण 1 गुना 5 और समीकरण सेकंड गुने 7 और उसके बाद घटा रहे हैं। चलिए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से x में कीजिएगा तो 5x, फिर 5 से 3 में तो माइनस 5 3 15 हो जाएगा y, फिर 5 से 7 में 5 7 35 हो जाएगा, 7 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 7x, फिर 7 से y में तो 7y, फिर 7 से 5 में 7 बचे 35। ठीक है, अब नीचे साइन बदला, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये 35 से 35 कट गया। अब कहा कि पाले बुंद के सर सबरा है घरे चले जाओ। अब क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, जीरो हो गया एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इधर क्या बचा देखिए, इसके पहले माइनस, इसके पहले प्लस, तो ये घटेगा। ठीक है, 15 में से 7 गया 8y हो जाएगा। अब ये तो काम नहीं कर रहा, काम कर रहा 7 और ये प्लस। ठीक है, ये माइनस और प्लस, तो 15 बड़ा है तो बड़ा के साथ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी इस तरह से, अब यहाँ पे प्लस छुपल था लेकिन प्लस नहीं काम कर रहा है, प्लस और माइनस यानी कि डिफर सिंबल हो गया, घटेगा। तो 7 में से 5 गया, यहाँ हो गया आपको 2x, लेकिन 7 बड़ा था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, या तो x को या तो y को एक सेट कर दीजिए, माइनस 2x तो 2x और बराबर इधर क्या हो जाएगा 8y। कोई दिक्कत, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा ना। चलिए अब इसी तरह से क्या करना है हमको कि अब इसके दोनों के बराबर के लेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, के लेट कर सकते हैं। ठीक है, मानते हैं, ये क्या कि हम माने। ठीक है, ताकि हमको अनुपात लाएं। देखिए ये दोनों से अनुपात ला रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात लाना है हमको। तो अब अनुपात मेरे कहने का मतलब है कि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2x माइनस 2x बराबर भी के बोल सकते हैं, फिर यहाँ बोल सकते हैं 8y बराबर भी के बोल सकते हैं। कोई डाउट, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, देखिए इतना बराबर के लिख दिया, इतना बराबर के, फिर इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, मान लिया है ना, मान सकते हैं। चलिए अब यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, के और बटे हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से y का वैल्यू निकालिएगा तो के और बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आया x और y का मान फर्स्ट में या सेकंड में रख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा। अब समीकरण फर्स्ट में किसका किसका मान, x और y। ठीक है, x और y का मान रखने पर। ठीक है, अब क्या है समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए, x हो गया -3y हो गया और बराबर 7 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का जगह पे क्या रखेंगे, k बटा -2 है ना, k तक के और बटा -2, तो माइनस हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं, अगर -1 से ऊपर गुना कीजिएगा नीचे 1 कीजिएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस की हो जाएगा -2 आ जाएगा कि नहीं, +2 हो जाएगा माइनस माइनस। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि जब माइनस में रहता है डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला हर, तो उसको समझिए कि ऊपर भी हम भेज सकते हैं आसानी से, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस भी ऊपर भी भेज सकते हैं। ठीक है, के बटा -2 था तो माइनस ऊपर भी कर सकते हैं, माइनस तो माइनस, 3 तो 3 और वाई के जगह पे क्या आया है के बटा 8, के बटे 8 और बराबर 7 तो 7। ठीक, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा, यहाँ माइनस मतलब कि हो जाएगा 2 चौके 8 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4 के। ठीक है, अब इसी तरह से 8 से 8 1 हो जाएगा यानी कि -3 के ही हो जाएगा और बराबर 7 तो 7। चलिए अब 4 और 3 दोनों जुटेगा ना, माइनस में दोनों है, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा -7 के और बटा हो जाएगा 8 और बराबर 7 तो 7। अब ये देखिए 7 से 7 ऊपर कट जाएगा, ऊपर से ऊपर है, तो अब यहाँ पे आ गया माइनस के और बराबर हो जाएगा 8। अब के बराबर निकालना चाहे तो -8 मिल गया, क्या मिल गया 8। अब -8 मिल गया तो यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। जो आपको आया है क्या भाई, x बराबर क्या आया था, इसको मान लीजिए ना हो तो 3 और 4, क्या कर दीजिए, इसको बोल दीजिए समीकरण थर्ड और इसको बोल दीजिए 4। ठीक है, समीकरण थर्ड और 4। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, समीकरण स्पेस तो लगता है गड़बड़ होगा, समीकरण थर्ड से। ठीक है, थर्ड से, तो थर्ड में क्या आया है देख लीजिए, यहाँ पे x बराबर आ गया है आपको के, थर्ड से क्या आया है देख लीजिए, के बराबर के x बराबर ना, x बराबर के और बटे -2। ठीक है, के जगह पे कितना आया -8, तो -8 बटा -2, माइनस माइनस खत्म, 2 चौका 8, 4 आ गया ना, यानी x बराबर क्या आ गया आपको 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। उसी तरह से क्या करना है, उसी तरह से क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे ना y बराबर रख लीजिए मान लीजिए। ठीक है, तो y बराबर क्या है, यानी कि समीकरण 4 से चलिए ना, समीकरण 4 से कर दीजिए, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, y बराबर के बटे 8। अब के तो के और 8 के जगह के की जगह कितना रखेंगे बताइए, के जगह पे -8
-8 और बटा 8, 8 से 8 खत्म, -1। अब देखिए आसानी से x बराबर y बराबर मिल गया, x बराबर 4 और y बराबर -1 आया कि नहीं। तो सारे मेथड से, जिन मेथड से हम चाहे बनावे, ठीक है, ये आंसर वही आता है, 4 या 1 आता है, 4 या 1 आता है। तो ये आपको रहा रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, अनुपात निर्णय विधि। ये 4 विधि जो है, आपको 4 रूल्स जो बताए हम समीकरण सोल्व करने के लिए, ये आप लोग को समझ में आया या नहीं, ठीक है। अगर आया होगा तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक 5th मेथड बचा हुआ है, चलिए अब आते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी वर्ज गुणन विधि, ठीक है। तो ये वर्ज गुणन विधि जो होता है, ये 5th है, जो कि क्लास 10th में इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास 10th के बच्चे भी इसको अच्छे से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। वैसे याद करना बहुत ही आसान है, मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटने के लिए नहीं सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल आएगा। देखिए अगर हम बात करें कि इसमें सबसे पहले बात क्या कंडीशन रहेगा, कंडीशन यानी कि तुलना, अनुपातों की तुलना क्या रहेगा, कहने का मतलब जो है अगर A1 और A2 डज नॉट इक्वल टू B1 और B2, अगर मान लिया जाए पहला और दूसरा अगर बराबर नहीं होगा तो ऑलरेडी या तो A भी दे सकता है, जैसे ही पहला बराबर नहीं हुआ तो दूसरा भी ऑलरेडी नहीं बराबर होगा, ठीक है। जैसे ही खाली अगर पहला बराबर हो गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यही कंडीशन होगा, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा आ गया कंडीशन, ठीक है, कि अगर पहला बराबर नहीं तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए दुग में कोई भी कंडीशन अगर फॉलो करे, ठीक है, पहला बराबर नहीं हुआ, ठीक है, जैसे ही पहला बराबर नहीं हुआ तो बोलिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफीय जो निरूपण होगा उसका कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब इसका संकेत के फॉर्म में देखिए, इस तरह से प्रतिच्छेद कर दिया, यानी काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब काट देगा तो उसको प्रतिच्छेदी ही बोलेंगे। जैसे ही कटेगा तो जहां पे कटने का जो पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट पे कटा तो आंसर इसको क्या वो मिलेगा, इसको बोलेंगे एक हल मिलता है, क्या मिलता है, एक हल मिलता है। तो जैसे ही एक हल मिलता है, अब एक चीज ये भी पूछता है कि बताइए अगर ऐसा अनुपात हो, समीकरण दिया हुआ रहेगा, या फिर बोल देगा कि प्रतिच्छेदी रेखा अगर जिसमें बनता है तो बताइए कि उसका जो है युग्म कैसा बनेगा, तो युग्म अविरोधी बनेगा। अविरोधी कैसे, देखिए जैसे कहने का मतलब है कि एक दूसरे को, एक ग्राफ ऐसे का आया, एक ग्राफ ऐसे आया, तो एक दूसरे को काट दिया, तो अगर काट दिया कहने का मतलब कि विरोध नहीं ना किया, अविरोधी ना हुआ, एक दूसरे को विरोध नहीं करा, काट रहा, ठीक है। अब जैसे अगर मान लिया ये विरोधी क्यों हो गया, जैसे ये कहा कि अगर हम जहां तक तुम जाएगा वहीं तक हम भी जाएंगे, ठीक है, जितना तुम आगे जा सकते हो आगे जाओ जाओ, मैं भी जाऊंगा, ठीक है, ये तो विरोधी ना होगा। तो आप इस पॉइंट से समझिएगा, ये विरोधी हुआ, इसका युग्म कैसा बना, विरोधी। अब इसका जो रेखा बनता है समानांतर होता है, क्या बनता है, समानांतर, ठीक है। समानांतर कब बनता है, जब अगर मान लिया जब पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं है, ठीक है। जब दूसरा बराबर नहीं है तो कैसा बनेगा, समानांतर बनेगा। और जैसे ही समानांतर बनेगा तो इसका हल की संख्या अगर पूछेगा तो क्या हल बताइएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका युग्म कैसा, विरोधी। अविरोधी समझ में आ गया, एक दूसरे को विरोध नहीं करता है, विरोध ये कैसे कर रहा है, जा रहा सो जा रहा, ठीक है। और समानांतर मतलब समझते हैं ना पहले, पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे एक दूसरे को अगर कितना भी बढ़ा दिया जाए तो एक दूसरे को ये जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब कहीं भी लेके जाइए, आगे जाइए जाइए, कहीं भी लेके जाइए, कहीं कटेगा, कहीं भी लेके चलाइए, ये ऐसे साथ रहेगा, साथ रहेगा, कट भी नहीं करेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसा टेढ़ हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं समानांतर, ठीक है। तो ये समानांतर रेखा बनाता है। अब अगर बात किया जाए ऐसा कंडीशन हो, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इसका ग्राफ जो है ना एक ही पे बन जाएगा, जैसे ऐसा ग्राफ है फिर इसी पे कट जाएगा एक और, ठीक है, यानी कि जितना पॉइंट ये भी बनेगा, दो दो तो तीन तीन, चार चार, दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो जब एक ही रेखा पर बनता है उसको बोलते हैं कि संपाती रेखा बना, कैसा बना, संपाती रेखा बना। जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, या फिर इसका अगर ऐसा पूछ देगा तो बोले कि हलों की संख्या कितना होगा, सिर्फ हल बताना है, होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लिया जाए ये कंडीशन अगर आपको आ जाता है, ठीक है, क्या कि पहला ही बराबर, दूसरा ही बराबर, तीसरा ही बराबर, तो अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल हो गया, ठीक है। और इसका जो है कैसा युग्म जो है एक दूसरे को आश्रित है कि नहीं, देखिए कहा कि अगर मान लिया जाए कि दूसरे पर है, एक रे पे एक लाइन है, एक रे बना, फिर इसी पर एक और है, तो आश्रित है ना, जैसे जितना तुम कहागा मतलब कि उसी पर आश्रित है, एक दूसरे पे ही आश्रित है, तो ये आश्रित होता है। युग्म समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट में करना चाहूंगा कि अगर मान लिया जाए पहला बराबर नहीं हुआ, ठीक है, पहला बराबर नहीं हुआ तो उसका पूछेगा कि ग्राफीय निरूपण कैसे बनता है, तो बोलेगा प्रतिच्छेदी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलेगा कि हलों की संख्या कितना होगा, तो अगर बराबर पहले ही नहीं बराबर हुआ, कोई आपस में बराबर नहीं हुआ, तो बोलेंगे कि हलों की संख्या एक होगा। अब अगर मान लिया जाए कि तीनों बराबर हो जाएगा तो हलों की संख्या अनेक होगा, ठीक है। और अगर मतलब पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है तो हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा,
ठीक है, ये हल की संख्या कंफर्म पूछे जाते हैं। फिर दूसरा पूछेगा इस तरह से कि अगर मान लिया जाए तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो इसका जो है कैसा मतलब कि जो है हल बनेगा, ठीक है। एक हल को ही दूसरा बोलते हैं अद्वितीय, ठीक है, अनेक हल को अपरिमित बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से युग्म पूछ सकता है आपको, और फिर ग्राफीय रेखा पूछ सकता है, ठीक है। संकेत में समझने के लिए बता दिया ताकि ज्यादा समझ में आए। चलिए, तो और ये युग्म ही पूछा जाता है। अब उसके बाद ये अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला इसका होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तब बताइए, अब अगर सोल्व करना होगा तो क्या, जिसका एक हल होगा उसी को ना हल कर सकते हैं हम लोग। किसका, जिसका जो है एक हल होगा केवल उसी को हल कर सकते हैं। बताइए, अनेक हल हुआ, कोई हल नहीं होगा तो उसको हम सोल्व कर पाएंगे? या फिर अगर मान लिया जाए कि जैसे ढेर सा अगर हल होगा, बात किया जाए कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो है ना मैं फॉर्मूला ड्राइव कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए अगर मान लिया जाए एक हल आएगा तभी हल कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, b1 बटा b2, यहाँ पहले वाला लिख दिया, फिर लास्ट में लिख दीजिएगा b1 और b2, ठीक है। b1 लिख दिए और b2 लिख दिया। अब इसी तरह से यहाँ पे पहले लिख देना है आपको c1 और c2, फिर उसके बाद a1 और a2। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को कि यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इसको समझिए, ये x का है, इसको समझिए जो है सो कि यहाँ से यहाँ तक के अगर बात किया जाए y का है, यहाँ से यहाँ जो है टर्म समझिए 1 का है। अब 1 का है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x तो x, ये x है, ठीक, और बटा कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ जाइए, b1 और c2 है, b1 और c2, ठीक है। अब घटाव करेंगे बीच में, अब ये यहाँ से यहाँ फिर जाएंगे ऐसे, ठीक है, b2 और c1 इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है। और बैलेंस करने जाते हैं हम। फिर इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ आएगा ही c1 और a2, तो यहाँ y बटे हो जाएगा c1 और a2, ठीक है। फिर माइनस करेंगे इसी तरह से। अब यहाँ से है ना ये c2 और a1, ठीक है, ये गुना होगा आपस में, इज इक्वल्स टू। अब अगर बात करें a1 और b2, यहाँ 1 बटा होगा, 1 बताया ना 1 के लिए आता है, तो a1 से देखिए क्रॉस में a1 हो गया और b2, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपको a2 और b1, ठीक है। तो ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला है। अगर लिखेगा वर्ग गुणन विधि से तो आप अगर है इतना अगर टैलेंट तो आप ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, और अगर समझने के लिए दोनों भी फार्मूला एग्जाम में भी लिख दिया तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर मान लिया जाए इसको क्वेश्चंस की हम बना करके दिखाते हैं। चलिए, अब अगर मान लिया जाए यही क्वेश्चन को हम लोग चारों मेथड में बनाए हैं, इसी क्वेश्चन को देखिए जितना आंसर आया उतना ही आंसर आएगा इससे भी, ठीक है। जब अगर सबसे पहला काम क्या करना है हमको, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, फर्स्ट से जो लिखा हुआ x माइनस 3y, अब हमेशा जो है बराबर 0 कर लेना है पहले, -7 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। पहला काम ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये a1 का वैल्यू देता है, a1 का वैल्यू, a1 का मतलब x के कोफिशिएंट में क्या है 1, ठीक है। इसी तरह से y के कोफिशिएंट में क्या है यहाँ पे -3, यानी कि ये हो जाएगा आपको b1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम c1 का आने का मतलब इसके पहले कोफिशिएंट क्या है -7, यानी कि पूरा हो जाएगा अचर पद, ठीक है। अब समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण सेकंड से क्या है, x, ये ना x और -y और माइनस इधर खाली कर देना है, -5 बराबर 0। अब यहाँ से डिसाइड कर लेंगे, a2 यहाँ पे डिसाइड करेंगे। यहाँ a1 बराबर हो गया x के कोफिशिएंट में, और b1 बराबर हो गया y के कोफिशिएंट में, और c1 बराबर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हो जाएगा a2 बराबर x के कोफिशिएंट में क्या है 1, फिर इसी तरह से b2 बराबर क्या हो जाएगा y के कोफिशिएंट में -1, ठीक है। और इसी तरह से अगर c2 बराबर बात करें तो -5। अब अगर मान लिया जाए कहीं आपको इस तरह से क्वेश्चन ना देकर के बल्कि ऐसे अगर देता, तब जैसे अगर क्या लिख देता, आपको पहले लिख देता ऐसे कि 3x और -y, ठीक है। तो आप x मतलब कि 3y और माइनस रहता जैसे कि 7x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a1 और a2 कितना डिसाइड होता है, देखिए जैसे x का कोफिशिएंट ही हमको a1 लेना है, ये बात याद रहे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर देखें 3y और -7x और बराबर 7 या -7 बराबर 0, तो यहाँ पे आपको a1 जो हो जाता x के कोफिशिएंट में क्या है, यानी कि पहले वाला 3 हो जाएगा, x के ही कोफिशिएंट वाला होता है a1, ठीक है, यानी कि -7 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से a2 की अगर बात करें, b1 की अगर बात करें तो b1 की बात कितना हो जाता है, y के जो कोफिशिएंट में होता है 3 ही हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से तो निकाल लीजिएगा आप a1 a2 b1 और c1 c2 सब सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन था x -3y और बराबर 7 था,
तो माइनस हो जाएगा 7 और बराबर 0। पहला काम क्या करना, खाली 7 को इधर ले आए, 5 को इधर ले आए, ठीक है। और फिर A1 A2 और फिर A1 B1 C1 इससे डिसाइड कर लिए और A2 B2 C2 डिसाइड कर लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, तो तुलना करने पर, बता रहे थे ना जस्ट, A1 बटा A2 लिखेंगे, फिर B1 बटा B2 लिखेंगे और C1 बटा C2 लिखेंगे। अब बताइए A1 कितना है, यहाँ पे A1 कहने का मतलब 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपको 1 और A2 के जगह पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से B1 की अगर बात करें तो B1 की जगह पे -3 है। अब B2 की जगह पे बात करें तो B2 की जगह पे भी -1 है। इसी तरह से अगर C1 की बात करें तो -7 है, देख लीजिए, और फिर C2 की बात करें तो -5 है। अब माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, ये भी माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपको देखिए, तो यहाँ पे आ गया 1 और मान लीजिए 1/1 लिख सकते हैं भी बराबर, फिर 3/1 लिख सकते हैं बराबर 7/5। ये कोई भी आपस में बराबर है, देख लीजिए, ये 1 बराबर 3 और 3 बराबर 7/5 नहीं ना होगा। यानी कि इसका कंडीशन क्या आ गया कि तीनों जो है आपस में बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये तीनों बराबर नहीं, तो ये भी तीनों बराबर नहीं, ये भी तीनों बराबर नहीं, ये भी तीनों बराबर नहीं। अब ऐसा कंडीशन के लिए हम क्या बताए थे कि अगर ऐसा होगा, तीनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो हलों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसका युग्म क्या होता है, प्रतिच्छेदी और अविरोधी होगा, ठीक है, बताया गया अभी जस्ट इसके प्रीवियस फॉर्मूला में। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, हलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा अतः हलों की संख्या 1 है, क्या है, 1 है। और जब 1 हल होगा तब बीजगणित विधि से बन सकता है, ठीक। चलिए, चूंकि हलों की संख्या जो है अगर 1 आ गया, ठीक है, 1 जैसे ही आ गया तो आप क्या अभी जस्ट हम बताएं कि B1 लिख दीजिए और यहाँ B2 लिख दीजिए, फिर यहाँ भी B1 और B2 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है आपको C1 और यहाँ C2 और यहाँ पे लिख देना है A1 और A2, ठीक है। अब इसके बाद इसको बोलते हैं X, इसको बोलते हैं Y और इसको बोलते हैं 1, ठीक है। इसमें फार्मूला ड्राइव कर लीजिए, तो फार्मूला ड्राइव करेंगे तो क्या आएगा, अगर x बटा, ठीक है, x बटा क्या आएगा आपको, x बटा आ जाएगा, यानी कहने का मतलब इसके क्रॉस में B1 और C2, फिर माइनस क्या करेंगे B2 और C1, है ना, इसे क्रॉस B2 और C1। अब इसी तरह से बराबर हो जाएगा y बटे, इसी तरह से क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस में करेंगे फिर क्या C2A1, है ना, C2A1, ठीक है। और जहां एक भी अगर गड़बड़ाया 1 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा A1 बटा A1 B2, ठीक है, माइनस फिर इसका क्रॉस में क्या है A2 और B1, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, उसको रफ साइड में लिखिएगा तब भी दिक्कत नहीं है। चलिए, ये फार्मूला लिख दिए, तो x था x। अब B1 क्या है बताइए, यहाँ पे लो मैं तो इरेज कर दिया, ठीक है। तो B1 यानी कहने का मतलब ऐसे भी सोचिए ना, यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये था, ये वाला कंडीशन क्या देता है हम लोग को, A1 देता है, फिर B1 देता है और C1 देता है ना। चलिए, अब A1 की जगह पे यहाँ पे क्या था, x से कोएफिशिएंट में 1 है ना। चलिए, अब इसी तरह से फिर C2, तो C2 कहने का मतलब ये वाला देता है C2, लास्ट वाला -5 है ना। चलिए, अब माइनस B2 क्या है, तो B2 इधर आया था ना माइनस में, तब ना आया था माइनस, अभी जस्ट बताएं। चलिए, अब उसके बाद फिर हो गया, और कॉपी कलम ले करके ही पढ़िए, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कोई फायदा नहीं होने वाला है फिर, ठीक है। क्योंकि आप अगर लिखे होंगे आगे तो आपको अच्छे से एकदम फॉरवर्डिंग समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर बात किया इसी तरह से B2, अभी हम B2 बोल रहे हैं तो B2 इसमें है, अभी B2 लिखे थे ना, तो B2 ये है आपको, यानी कि -1 है ना। अब -1, ठीक है, और गुणे C1, तो C1 कहने का मतलब C1 क्या है, ये वाला देखिए -7। चलिए, अब बराबर इसी तरह से y बटे C1, तो C1 क्या है, C1 जहाँ पे -7 है ना। चलिए, अब A2 क्या है, A2 कहने का मतलब देखिए ये वाला इसमें से आएगा 1, ठीक है, माइनस C2 क्या है, तो C2 देखिए, C2 कैसे चलते थे हम लोग, देखिए A1 हो गया, B1 हो गया, C1, यहाँ हो गया A2 हो गया, B2 हो गया, C2, यही ना -5 देगा, ठीक। चलिए, अब इसी तरह से A1 क्या है, तो A1 के जगह पे 1 हो गया। चलिए, और 1 बटे फिर से A1 हो जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद B2 कहने का मतलब नीचे वाला -1, फिर माइनस है तो माइनस फार्मूला में, फिर A2, ठीक है, ये हो गया B2, ये ना AB, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा A2 की अगर हम बात करें तो A2 कौन हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है। फिर B1 क्या हो जाएगा आपको, B1 की अगर हम बात करें देखिए B1 -3। चलिए, अगर कर लिए, अगर ये सही से अगर रखा होगा तो आपको आंसर आएगा, नहीं तो अगर जहां इसमें एक भी एरर आया तो गलत, ठीक है। अब अगर बात करें -3, चलिए, अब अगर बात करें कि यहाँ पे x तो x, ठीक है, यहाँ पे अगर एक भी मिस्टेक होंगे तो दिक्कत हो जाएंगे, x तो x और फिर
3 5 जा 15, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 आपको, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ चलेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 1 में गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 7 में गुना कीजिएगा तो माइनस ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस है। देख लीजिए माइनस 1 से 1 प्लस हो गया, यह है माइनस छुपा हुआ, ठीक है, इसी तरह से माइनस हो जाएगा। फिर y बटे क्या हो जाएगा आपको 7 माइनस 7, और फिर हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस 5। चलिए अब इसी तरह से बराबर यहाँ 1 बटे यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। देख लीजिए 3 गुने 1 है ना प्लस। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा x और बटे 8 आ गया, ठीक है, 15 7 8, और y बटे यहाँ आ गया बड़ा 7 है, 7 के साथ माइनस है तो -2, ठीक है, बराबर 1 बटा यहाँ 3 में से 1 गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बड़ा 3 है प्लस है तो इसलिए प्लस। अब क्या करेंगे, आप ये बताइए, जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर आप बोले कि राम और बराबर श्याम, राम बराबर श्याम, ठीक है, दोनों का जो है 4 है, ठीक है, 4 रुपया राम के पास भी है और श्याम के पास है, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि राम बराबर भी 4 है और श्याम बराबर भी 4 है, तो हम लिख सकते हैं कि राम बराबर भी 4 और श्याम बराबर भी 4, बोल सकते हैं इस तरह से अलग अलग, तो दोनों के पास है। तो जस्ट हम इसी तरह से हम बोलेंगे कि इसको जो है लास्ट से बराबर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है x बटे 8, x बटे 8, ठीक है, और बराबर क्या लिखेंगे y बटे मतलब x बटे 8 और फिर 1 बटे 2। देखिए पहले वाला का लास्ट वाला से x बटा 8 और 1 बटा 2, इसको काटिए, 2 चौका 8, x बराबर कितना आ गया आपको 4 आ गया आंसर। इसी तरह से फिर क्या करेंगे y बटे -2 और बराबर 1 बटा 2, इसको भी लास्ट से बराबर कर रहे हैं, इसको से बराबर कर रहे हैं, ठीक है, y बटे -2 और 1 बटा 2, इसको काटेंगे 2 से 2 खत्म, एक ही ना बचा और माइनस इधर है तो y बराबर -1 आ गया वही आंसर। x बराबर y बराबर लास्ट में लिखेंगे जरूरी, ठीक है, 4 हो गया और यहाँ पे आ गया -1, ये हो गया आपको आंसर, ठीक है। तो चलिए तो इसी तरह से ग्राफीय विधि होता है, ठीक है, तो ग्राफीय विधि भी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बहुत VVI है, एकदम आता है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि में इस क्वेश्चन को बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर जितने भी एक्सरसाइज में आएंगे ग्राफ कॉपी पे ही बता दूंगा, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इसी बोर्ड पे देखा जाए, ठीक है। तो पहला क्या काम करना है, ग्राफीय विधि से जो समीकरण फर्स्ट है उसको लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या चलना है वो लिख देंगे x माइनस 3y और बराबर 7, और समीकरण फर्स्ट के लिए एक बॉक्स भी बना लेना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा x और यहाँ पे y, और यहाँ पे 2 या 3 कॉलम से भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब x माइनस 3y बराबर 7 पहला कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि अपना मन से, ठीक है, या तो x या तो y, ठीक है, मैं कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा ग्राफ का, मतलब इतना जानदार कि आप कभी नहीं सीखोगे और ग्राफ कभी भी नहीं गलती करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं जनरल तरीका बताऊंगा इसको अभी, लेकिन एक्सरसाइज में वो चीज बताऊंगा, ठीक है, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो वो कैसे तरीका होगा, ठीक है। ये जनरल जो सबको जानते हैं, इसी बेस से मैं ग्राफ को ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हर कोई जानता है कि शुरू 0 से होता है तो 0 रखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर क्या किया जाता है 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। अब x बराबर यहाँ पे 0 रख दिए, कोई दिक्कत। अब y बराबर क्या आता है यहाँ पे देखेंगे एक रखने पर, ठीक है। अब रख रहे हैं तो क्या आएगा x माइनस 3 गुने x के जगह पे 0 रखना ना, ठीक है, x के जगह पे भी 0 रख सकते हैं, y के भी जगह पे 0 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, x भी y भी कुछ भी, x के भी मान सकते हैं, y को भी मान सकते हैं आप, ठीक है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है, रखने पर ये क्या कर रहे हैं मान रहे हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y और बराबर 7 तो 7। अब इसको क्या करते हैं 0 तो 0, अब ये जो है इधर प्लस में तो माइनस में आएगा 7, ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 3y, फिर y बराबर क्या निकलेगा 7/3। तो जब बटा में आ जाता है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या करना है, फिर 0 नहीं बल्कि 1 रखेंगे, ठीक है, इस तरह से 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 1 रखते हैं सपोज, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1 रखेगा तो 1 आएगा, और इधर माइनस में तो यानी कि इस तरह से लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, x बराबर फिर 1 रखने पर, क्या करने पर 1 रखने पर, 0 से तो काम नहीं बना क्योंकि बटा में आ गया, फिर 1 रखते हैं तो 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x के जगह पे 1 और माइनस तो माइनस, 3y तो 3 होगा, बटा 7। देख लीजिए x के जगह पे सिर्फ 1 रख रहे हैं रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे 1 तो 1, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 7 और इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 3y, कोई डॉट। चलिए अब यहाँ 1 में से 7 गया तो क्या बचेगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा 3y, इसको काटिएगा यानी कि y कितना आ गया यहाँ पे 3 दूना 6 -2 आ गया, कोई डॉट। चलिए अब इस तरह से y यहाँ 1 रखे तो -2 आ गया, कोई डॉट। अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे x बराबर फिर रख के देखेंगे, 2 रखेंगे 3 रखेंगे, इस तरह से देखना है, ठीक है। चलिए तो अब क्या रखें हम 3 रखते हैं, x बराबर 3 रख के देखते हैं, क्योंकि 1 से नहीं आया 0 से नहीं आया तो 2 से भी लगता है नहीं आएगा, x बराबर 3 रखते हैं, यहाँ पे आएगा 3 और -3y और बराबर 7, कोई डॉट।
चलिए अब यहाँ पे क्या आएगा, इधर माइनस है तो प्लस में, तब भी 3 से भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 रख के देखिए, ठीक है, इस तरह से चेंज करके आपको देखना है, ठीक है। अब अगर रखते हैं 4 से तो 4 हो जाएगा, और इस तरह से इधर 4 तो 4, इधर माइनस में हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा आपको माइनस में तो प्लस में 3y, कोई डाउट। अब उसके बाद यहाँ 4 में से 7 गया 3 माइनस 3 और बराबर 3y, इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, y बराबर -1, y बराबर -1, ठीक है, y बराबर -1। जब आप x बराबर क्या रखे 4, तो y बराबर क्या आया -1, ठीक है। इस तरह से आप एक और भी कॉलम भर सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट के लिए बना, समीकरण फर्स्ट के लिए। अब फिर एक और बॉक्स बनाएंगे जो समीकरण सेकंड के लिए, किसके लिए, समीकरण सेकंड के लिए, x और y, ठीक है, इस तरह से। चलिए 2 ही बना दीजिए ना, काफी है। अब यहाँ पे क्या कि जैसे x माने समीकरण फर्स्ट चले, ठीक है, जितना काम किए वैसे ही समीकरण सेकंड से करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड से करेंगे और बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। बॉक्स बनाना समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना, देखिए सही समझ में आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, जस्ट समीकरण सेकंड लिखेंगे, लिख दिए समीकरण सेकंड, x माइनस वाई बराबर 5 तो 5, कोई डॉट। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे x की जगह पे या y की जगह पे किसी की जगह पे मानिए, ठीक है। तो आप मानते हैं सपोज कि x बराबर 0 से शुरू किया जाता है, ठीक है। फिर 0 रख के देखते हैं, ठीक है, रखने पर 0 रखें, अब 0 रख रहे हैं यानी कि x की जगह पे 0, कोई डॉट। अब यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे 0 देखिए रिप्लेस करना है, -y तो -y बराबर 5 तो बराबर 5। अब -y बचा 5 बचा, ये y इधर आ गया -5, कोई दिक्कत। जब ऐसा आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर बट्टा में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे नहीं बॉक्स में, सिर्फ y बराबर क्या आ गया -5, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम इसी तरह से, फिर मानेंगे पुनः क्या करेंगे, x बराबर मान रहे हैं, अब 0 माने तो 1 मान के देखेंगे, क्या करेंगे 1। अब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x के जगह पे 1 रखेंगे ना, 1 माइनस वाई और बराबर 5, x के जगह पे 1 खाली, y 5। अब देखिए 1 तो 1, और इधर प्लस में तो माइनस में 5 ला सकते हैं, और यहाँ बराबर इधर माइनस में तो प्लस में y आ जाएगा, 1 में से 5 गया -4 और बराबर y। चलिए x बराबर क्या रखे 1, x बराबर रखे 1, y बराबर क्या आया -4। चलिए ये अगर आपको दोनों टेबल बन गया, ये दोनों आपको टेबल बन गया, तो फिर एक ग्राफ पेज लीजिएगा, क्या बनिएगा, ग्राफ पेज, ठीक है। ग्राफ पेज लेने के बाद क्या करना है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको लेकिन लिखना है ग्राफ पेज पे एक साइड तरफ, ठीक है। और ग्राफ पेज तरफ उसको कैसे बनाना है, देखिए इस तरह से, एक हमेशा याद रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स डैश, यानी कि जो हॉरिजेंटल होता है ऐसे उसको बोलते हैं एक्स डैश, और वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का मतलब होता है जिधर डैश है वो नेगेटिव सिंबल है, इधर जो है नेगेटिव पार्ट्स है, इधर नेगेटिव पार्ट्स है, नेगेटिव कहने का मतलब माइनस में। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा यहाँ पे हमारा डेटा रहता है उसके अनुसार मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच वाले को बोलते हैं पॉइंट्स को ओरिजिन, क्या बोलते हैं ओरिजिन। पूछता भी है कि बताइए मूल बिंदु जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिन का मूल बिंदु क्या होता है, तो 0 और 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों इकट्ठा है तो यहाँ पे 0 पे ही होता है, 0 शुरू होता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम आप क्या चल सकते हैं, देखिए ये इधर जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 2 का टेबल भी 2 4, ठीक है, 6, 2 का टेबल 8 लिख दीजिए, या तो फिर आपकी मर्जी 3 का टेबल भी लिख सकते हैं, 3 का 3, 3 का 6, 3 9, 3 का 12। फिर 5 का टेबल भी लिख सकते हैं, 5 का 5 15 10 35 15। 10 का टेबल भी लिख सकते हैं, 10 20 30 40 50 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं 50 हो गया, फिर 100 हो गया, 50 बढ़ते हुए 150 हो गया, फिर कितना हो गया 200 हो गया। या तो फिर अगर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि 500 हो गया, 600 हो गया, 10 मतलब 6 700 800 900, मतलब सेम रेशियो में बढ़ना है। एक बात याद रहे यहाँ पे खाली, ठीक है। ये भी बढ़ा सकते हैं 1000, ठीक है, 2000 3000 4000, मतलब कि एक सीक्वेंस में तैयार होकर बढ़े, क्या बढ़े 10 हो गया, 10 से बढ़ना चाहिए 20, फिर 30 40 50 ऐसा। लेकिन जैसा हमारा डेटा रहेगा वैसा, देखिए 1 से 4 तक है, तो अगर हम 1 लेंगे फिर उसके बाद 10 लेंगे तो कोई काम बनेगा, इसके लिए 1 2 3 4 लगातार बन जाएगा, 4 तक बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। अगर आप मान लिया जाए, जैसे अगर यहाँ पे अगर मान लिया 100 हो आपको, ठीक है, 100 हो और आपको मानेंगे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 को कब बनेगा ग्राफ पेज में नहीं, इसीलिए टेबल को हम जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके अनुसार मानते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4
5, ठीक है। जैसे इधर चलेगा, लाइन दिया हो रहा था उसी लाइन पे मानना है। इधर चलेंगे, याद रहे 0 के बाद यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4, -5। फिर इसी तरह चलेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा नीचे है y डैश तो -1 होगा, -1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -4, उसके बाद -5। चलिए इसी तरह से ये ना यहाँ पे माने हम, पहला एक पॉइंट ये है एक, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, फिर ये तीसरा पॉइंट है, फिर ये चौथा पॉइंट है और ये 5वां पॉइंट है, ठीक है। एकदम सामने लिखिएगा, इसके सामने एकदम -5, ठीक है। इसके सामने लिखना है -4, इसके सामने लिखना है -3, इसके सामने लिखना है -2। चलिए अब उसके बाद इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। देखिए 1 है -2 है, 1 है और -2, x के जगह पे 1, पहला 1 है -2, x के जगह पे 1, ये x लाइन है। x लाइन पे देखेंगे, बताइए 1 कहाँ है, 1 यहाँ है कि यहाँ है, हैं? देखिए यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, ये वाला याद रखिए। x लाइन पे ढूंढेंगे हम कि 1 है कहाँ। एक ये 1 लिखा हुआ है, एक ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये +1 में है, तो कौन वाला पॉइंट होगा, ये वाला। अब इसके सीधे जाएंगे दम, ठीक है, सीधे जाकर सोचेंगे। अब सोचेंगे क्या कि इसी लाइन पे देखिए कि -2 के सामने कहाँ है, -2 देखिए यहाँ है कि यहाँ है, नीचे -2 ना है y डैश वाला, तो इसके सामने सीधे जाएंगे। यहाँ पे आया तो यानी कि इसके सामने 1 के सामने और 2 के सामने ये पॉइंट्स आपको बन गया। इसको लाइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझने की बात है। क्या, तो x के सामने 1, तो देखिए x ये लाइन है, 1 के सामने गए, ठीक, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ सोचे, फिर यहाँ पे y के जगह पे -2, तो y लाइन पे देखेंगे -2 कहाँ है। अगर यहाँ रहता तो यहाँ लगा देते हैं, अगर यहाँ है तो यहाँ लगा दिए, है ना, यहाँ ये गोल घेरा लगा देंगे ऐसे, इसको इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे घेरा नहीं, ये तो समझाने के लिए सिर्फ। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स बना है, सो अब दूसरा क्या पॉइंट है, x बराबर 4, तो x बराबर 4 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। अब इसके सामने सोचेंगे कहाँ पे आएगा, -1, तो -1 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना 1, ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स बना, ठीक है। तो ये घेरा लगा देंगे, इसके सामने गए। अब ये 2 पॉइंट से स्केल ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे स्केल रख करके और ऐसे सीधे खींच देना है, ये दोनों कट जाएगा। जहाँ पे कटेगा, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट था, तो ये लाइन पे ऐसे रख करके स्केल और ऐसे इस तरह से खींच देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ 1 था और -2 था, फिर यहाँ कितना था, 4 था और -1 था, ठीक है। अब अगला इसी तरह से 0 -5 देकर चलते हैं। तो 0 कहाँ है x पे, यहाँ पे ये है 0, यही ना मूल बिंदु है, यहाँ पे x बराबर, x लाइन में यहाँ पे 0 बना, इसके ऊपर देखेंगे -5 कहाँ है, -5 यहाँ यानी यहाँ बना, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे 0 और -5 है, ठीक। फिर दूसरा क्या है, 1 और 4, x बराबर 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, और 4 y बराबर कहाँ है, y बराबर देखिए प्लस में 4, देखिए इसका ऐसे y बराबर 4, यही ना है, प्लस में नीचे है भैया, ये जो है आपको -4 ना है, और यहाँ कितना जरूरत है, -4 ना है, हाँ, तो -4 की जरूरत है, यानी कि यहाँ पे आया x, एक के सामने जाएंगे और यहाँ -4 है, यहाँ लिखा हुआ 1 और -4, तो -4 के सामने यहाँ आ गया, यानी ये और ये हो गया पॉइंट। फिर इसको स्केल रखेंगे ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसको स्केल रखेगा तो आपको क्या हो जाएगा, कटेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे ये जो है ना इसी पॉइंट्स पे कट गया। अब इसी पॉइंट्स पे कट गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यही ना आया। समीकरण फर्स्ट था ये वाला, है ना, समीकरण फर्स्ट लिख देंगे, और ये क्या था, समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड जहाँ पे कटा, यहाँ पे काटा, तो जो काटा उसी को बोलते हैं, जिस पॉइंट पे काटा इसके सामने देखेंगे किसके सामने काटा है, और एक्स लाइन है, ये एक्स लाइन किसके ऊपर काटा है, देखिए x 1 2 3 4 पर काटा है, x बराबर 4 हो गया, देखिए 4 पर काटा है ना, 4 के सामने काटा है जो पॉइंट। अगर सही से अगर आप ग्राफ पेज पे काटिएगा तो बिल्कुल आंसर आएगा एग्जैक्ट। फिर y बराबर अगर देखें तो इसके सामने देखिए y लाइन है ना, तो y के सामने इसको जाइए, देखिए ना -1, इससे भी आंसर आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपको 5 मेथड। अब इसके बाद जो है ना मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, और एक्सरसाइज को सही से आप लोग देखेंगे। ये सिर्फ मेथड रूल्स बताएं आप लोगों को कि इतने मेथड से ग्राफ मतलब कि इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब आप चाहेंगे तो पूरे अच्छे से इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण जो है कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं।